तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और शुभम शर्मा। स्वागत करता हूं आपका टॉपर्स नोट्स की स्पेशल एडिशन में, जिसका नाम है टॉक विद टॉपर। जब भी रिसर्च से रिलेटेड कोई भी बात याद आती है तो जिस एग्जाम का नाम हमारे सबसे पहले दिमाग में आता है उसका नाम है यूजीसी नेट, जिसके ऊपर सारे बच्चों का फ्यूचर डिपेंड करता है। आने वाली जनरेशन की क्लासेस वगैरह सब उस पर डिपेंड करती है। बच्चों की रिसर्च बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। आज हमारे साथ जो टॉपर मौजूद हैं उन्होंने इस एग्जाम को क्रैक ही नहीं किया, बल्कि एक अच्छी परसेंटाइल लाके अपना और अपने पूरे परिवार का नाम रोशन किया है। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है मोनिका गर्ग। लेट्स वेलकम हर। हेलो मोनिका। Hi Shubham. First of all, congratulations for a lovely percentile and a warm regards for Topper's Notes. Thank you. So Monica, we'll start our interview with a small introduction. थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताइए। आपने अपनी क्लासेस थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन अपने बारे में दीजिए। आपने अपनी स्टडीज कहाँ से करी, आपने अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से करी, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। So basically, I've completed my BBA from GIMS and MBA from IP University. I think most of the Delhiites have completed their MBA from IP University. Also, currently I'm pursuing PhD from Jagannath University. So it is also in management, and I've also cracked जयपुर। UGC NET in management. Okay. That's great. So Monica, I would just like to ask some आपकी कोई other achievements आपने UGC नेट एग्जाम के अलावा आपके other achievements आपने जो आपको वो मिले हों, आपने अपने स्कूल टाइम कॉलेज टाइम पे आपने वो करे हों एग्जाम क्रैक के बारे में कुछ आप बताना चाहोगे हमारे एक्सपीरियंस को? As such, to be honest, गवर्नमेंट एग्जाम्स या फिर गवर्नमेंट जॉब में मेरा स्टार्टिंग से ही कोई इंटरेस्ट नहीं था। बट येस, यूजीसी नेट इज समथिंग जिससे गवर्नमेंट ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर्स में भी काफी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती है। इसीलिए आई वेंट फॉर यूजीसी नेट। एंड अबाउट माय अचीवमेंट्स, आई हैव वर्कड विद बिग ब्रांड्स लाइक सीआईआई, नास्कॉम, पोर्टिको, सो दैट इज ऑल। That's amazing. जैसे आप बता रहे हो कि आपका कभी इंटरेस्ट नहीं था इसमें, तो इंटरेस्ट डेवलप कैसे हुआ? आप मोटिवेट कैसे करा आपको इस फील्ड में आने के लिए? क्या मोटिवेशन किया आपकी? मोटिवेशन ये थी, देयर आर एन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स एंड अपॉर्चुनिटीज। अगर हम लोग आज के टाइम जाके देखें मार्केट में, एग्जांपल टॉपर्स नोट्स का ही ले लो, सो डेफिनेटली देयर आर एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज वेयर यू कैन टीच आफ्टर यू क्वालिफाई यूजीसी नेट। एंड पे स्केल भी काफी अच्छा होता है। नॉट जस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, आप लोग एज अ कंटेंट राइटर हायर हो सकते हैं, एज एन एजुकेटर हायर हो सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, जूनियर रिसर्च फेलोशिप में आप लोग जा सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर या फिर किसी भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप लोग रिसर्च परस्यू कर सकते हैं। और पे स्केल भी काफी अच्छा होता है और आपके अब्रॉड जाने के चांसेस काफी इम्प्रूव हो जाते हैं। सो यस, इन्हीं सब से मैं मोटिवेट हुई कि आई शुड गो फॉर यूजीसी नेट। Right. That's amazing. It's amazing. First of all, thank you so much for mentioning our name for Toppers Notes in this field. We are blessed that you took our name. Thank you. आप जैसे आप बता रहे हो बहुत सारी फील्ड्स आपकी खुल जाती हैं आप जब यूजीसी नेट का एग्जाम क्रैक कर लेते हो। तो व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स कि आप क्या करना चाहते हो? आप किस उस पर रिसर्च करना चाहते हो, या यू वांट टू बी जस्ट अ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और समथिंग, या आप इस फील्ड को आगे कंटिन्यू करना चाहते हो? See, apart from UGC NET, I'm also into digital marketing. So digital marketing faculty की आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा डिमांड है सभी यूनिवर्सिटीज में। ह्यूज डिमांड, बिल्कुल। आफ्टर लॉकडाउन बहुत ज्यादा बढ़ गई एक है। मेन रीजन ये भी था यूजीसी नेट के लिए जाने का, बिकॉज यूजीसी नेट के बिना मैं किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं होती। सो ठीक है, टाइम टू टाइम मैं इंटरव्यूज देती रहती हूँ, यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करती रहती हूँ, बट कभी डिस्टेंस का प्रॉब्लम होता है, कभी कुछ और प्रॉब्लम होता है, हर बार आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद से लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। सो अभी के लिए, अभी जो मुझे अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, अगेन टॉपर्स नोट्स हो गया, अनअकैडमी हो गया, ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है नेट क्लियर करने के बाद। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुलता है, आई डेफिनेटली गो फॉर समथिंग बिग। वेरी गुड, वेरी गुड। तो लॉकडाउन में आपने अपनी कैसे आपने निकाला? मतलब आपने कुछ स्टडीज करी, या आपने यू वर्क विद समथिंग, और यू वर जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लोर अदर थिंग्स इन दिस फील्ड?
टू बी ऑनेस्ट यूजीसी नेट के अंदर कोचिंग नोट्स जितनी भी मैंने इन्वेस्टमेंट की थी ना, वो सारी 100% मुझे यूजीसी नेट ने वापस दिलवा दी है। किस तरह से, अगेन इन्हीं प्लेटफॉर्म्स को मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी, जिनकी हेल्प से जो भी मैंने पढ़ाई के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की थी, अपना टाइम इन्वेस्ट किया था, जो कि मैंने नोट्स बनाए थे, इनफैक्ट मेरे नोट्स तक काम आ चुके हैं। सो आई विल से कि यूजीसी नेट के लिए अप्लाई करना इज वेरी फ्रूटफुल। मतलब आप खाली हाथ नहीं बैठोगे यूजीसी नेट क्रैक करके। That's amazing, that's amazing. जैसे आप बात कर रहे हो नोट्स की, तो अपन एग्जाम पे ही आते हैं, तो नोट मेकिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे हमारे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए? श्योर श्योर। सो जो यूजीसी नेट है, इसके लिए आपको डराया जाता है कि बहुत सारे जार्गन्स का यूज होता है, टेक्निकल वर्ड्स आते हैं, राइट बट ट्रस्ट मी, मैंने एग्जाम दिया, वो लोग बेसिक चीज पूछते हैं। एग्जांपल दे देती हूँ, इंटरनेशनल बिजनेस हमारा एक सब्जेक्ट है मैनेजमेंट के अंदर, तो उसके अंदर एक हमारी फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी या फिर हेक्सकर ओलिन थ्योरी भी हम लोग उसको बोलते हैं। तो उसके अगेंस्ट एक पैराडॉक्स आया था, उसको हम लोग लियोंटिफ पैराडॉक्स बोलते हैं। तो हम लोग ये सारी चीजें पढ़ के गए, लेकिन यूजीसी नेट ने, एनटीए ने हमसे पता है क्या पूछा कि तुम बताओ पैराडॉक्स क्या होता है, व्हाट इज अ पैराडॉक्स। तुम लियोंटिफ पैराडॉक्स आउट पढ़, ऑफ द बॉक्स। हेक्सकर ओलिन थ्योरी पढ़ गए, लेकिन तुमसे पूछा गया तुम बस ये बता दो पैराडॉक्स क्या होता है। सो पैराडॉक्स इज बेसिकली इज अ थ्योरेटिकल असम्पशन। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए। नोट मेकिंग इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि तुम्हें पता लगता है क्या चीज क्या है, कंसेप्ट बनाओ, उनको हिंदी में लिखो, अंडरलाइन करो, आउटलाइन करो, तुम्हारे ही काम है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो जैसे आप बता रहे हो नोट मीटिंग बहुत ही मतलब एसेंशियल होता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो वैसे मैंने सुना है या फिर जिससे भी मैंने बात करी है, यूजीसी नेट का जो कोर्स है वो बहुत ज़्यादा लेंथी है। तो मतलब आपको कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि कैसे पढ़ें, कैसे ना पढ़ें, किससे ना पढ़ें, क्या मतलब किस तरीके से उनकी तैयारी रहनी चाहिए। तो आप क्या गाइड करना चाहोगे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए कि उनको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, इसके लिए नोट्स को प्रिपेयर करना चाहिए? ट्रस्ट मी, अगर आप पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, आई मीन 4 to 5 months भी ना एम्पल है नेट की प्रिपरेशन के लिए। सो गाइज, जो नेट का सिलेबस होता है वो 2 पार्ट्स में होता है, पेपर 1 में और पेपर 2 में। तो मैं दोनों को बताती हूँ किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो पेपर 1 में जो मेन आपका रहता है वो रहता है टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड। उसके लिए आपको इतना ज्यादा डराया जाता है ना, आपके जो टीचर्स भी होते हैं, कोचिंग सेंटर जहां भी जाओगे ना, आपको वो लोग डराएंगे कि बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बार आप पढ़ने बैठोगे ना, जो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड है उसमें से आपका स्टैट्स कवर हो जाता है, और आपका जो एचआर है उसके एटीट्यूड, एटीट्यूडनल स्किल्स, वो सब कवर हो जाते हैं। तो सारा ना मिक्स एंड मैच है, लेंदी कुछ भी नहीं है। और रही बात, आपको मैथ से रिलेटेड डराया जाता है, रीजनिंग से रिलेटेड, डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड डराया जाता है। ट्रस्ट मी, इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं ना, आप 2 दिन पहले प्रैक्टिस करके जाओगे ना तो भी आप वो क्रैक कर लोगे। जस्ट आपको राइट टेक्निक पता होनी चाहिए, राइट और वो टेक्निक भी कोई टेक्निकल नहीं होती है, सीरियसली। अब रही बात कितने पेपर 2, मार्क्स का होता है? ओके हाँ, ओके। सो रही बात पेपर 2 की, तो पेपर 2 के अंदर आपके वही सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़े हैं, उससे 1 या 0.01% भी कुछ भी अलग नहीं होता है। तो आपको जस्ट रिविजन करने की जरूरत है, और कुछ भी टेक्निकल टर्म्स, जार्गन्स, ये सब यूज नहीं होते हैं, सिर्फ डराया जाता है, अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूँ तो। ओके। तो आप जैसे आप बता रहे हो कि मतलब ज़्यादा टफ नहीं होता है लेकिन डराया बहुत जाता है इसके लिए। हाँ जी। तो आपने इस जो डराया जाता है इसको आपने ओवरकम कैसे करा? तो आपने अपनी स्ट्रेटेजी किस तरीके से डेवलप करी इसको, मतलब कि आपको ये अफेक्ट ना करे इसके ऊपर? सी, तो मेरा ये फर्स्ट टाइम था, तो मैंने काफी ज्यादा ऑनलाइन रिसर्च की कि नहीं, मुझे तो फर्स्ट टाइम में ही क्रैक करना है, आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई टाइम, क्योंकि मेरी जॉब भी चल रही थी साइड बाय साइड, एंड ऑब्वियसली घर आए पैसे किसको बुरे लगते हैं। सो So I started doing research, some research online। तो किसी ने बोला हुआ है कि मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो उससे क्लियर होगा, किसी ने बोला है कि 12 घंटे पढ़ाई करो उससे क्लियर होगा, किसी ने बोला है कि बस कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, कीवर्ड्स लर्न करो उससे क्लियर होगा। लेकिन ट्रस्ट मी, क्लियर सिर्फ होगा जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स प्रैक्टिस करेंगे। एंड अभी भी जो नेट हुआ था, ये वाला नेट भी मैंने दिया था, इसके अंदर आपके 5 to 7 क्वेश्चन जो मैनेजमेंट में थे, 7 इनफैक्ट 11 बोलूंगी, प्रीवियस ईयर में से आए हुए थे। पेपर 1 में भी आपके 4 to 5 क्वेश्चंस, और पेपर 2 में भी। तो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो, अच्छी बात है, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल मत छोड़ो। इनफैक्ट 2001 का भी प्रीवियस ईयर पेपर जरूर प्रैक्टिस करो।
ओके ओके, तो जैसे आप बता रहे हो कि प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने कितना रिवीजन करा और आपने कितने ईयर्स के पेपर को प्रिपेयर किया था? मैंने बेसिकली 6 to 7 months डिवोट करा था अपना टाइम। मैं डेली कम से कम 7 से लेके 8 घंटे पढ़ाई करती थी इस एग्जाम के लिए। तो ओके। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स तो सारे ही प्रैक्टिस करे थे। और रिवीजन में क्या करती थी, पहले के 3 मंथ्स में मैंने क्या किया, पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया, मतलब नोट्स भी बना लिया। और एक तरह से हाँ, इस चीज को मैं रीड करूंगी तो मुझे पता है, लेकिन ऑब्वियसली हम भगवान नहीं है कि सब कुछ याद रहेगा। तो मैं क्या करती बिल्कुल थी, बिल्कुल। एक यूनिट पेपर 1 की रिवाइज की, एक यूनिट पेपर 2 की रिवाइज करी पर डे। फिर नेक्स्ट डे दोनों के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, नेट से निकाल के, मॉक टेस्ट जहां भी मिले, प्रीवियस ईयर जो भी मिले। तो इस तरह से 2 दिन 2 यूनिट्स। ओके ओके ओके, जैसे आप बता रहे हो एक दिन में या फिर 2 दिन के अंदर 1 या 2 यूनिट लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो मैं आपसे तो आप जैसे बता रहे हो कि 6 to 7 मंथ टाइम आपने इतना टाइम लिया, तो क्या आने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं वो, उनको ये गाइडेंस आप देना चाहोगे 6 to 7 मंथ में वो प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट कर सकते हैं, या उनको कितना टाइम मतलब एक प्रिपरेशन कंप्लीट करने के लिए चाहिए किसी एस्पिरेंट को? सी, अगर आप एम्प्लॉयड नहीं हो, आप कम से कम दिन के 12 घंटे दे सकते हो, तो आई गेस 3 मंथ्स आर एम्पल नेट के लिए प्रिपेयर करने के लिए। ओके। क्योंकि जो पेपर 2 है वो तो आपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हुए, यू जस्ट हैव टू रिवाइज एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। एंड मैनेजमेंट के अंदर आपके कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं आते, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते। प्रीवियस ओके ईयर पेपर अगर आप उठा के देखोगे, बहुत ही ज्यादा ईजी है। आप लोग बोलोगे ओके। इसने पढ़ रखा है इस वजह से इसको ईजी लग रहा है, लेकिन नहीं, या आप उठा के देखोगे सीरियसली बहुत ईजी है। और पेपर 1 में या जाओगे तो 5 मार्क्स, 5 नहीं 10 मार्क्स आपको 5 क्वेश्चंस के मिल जाएंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, जो कि हम सब ओके। लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन के आपको मिल जाएंगे, वो भी बहुत इजी है। बस डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए मैं ये टिप देना चाहूंगी कि डेली का एक क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करो डेटा इंटरप्रिटेशन का। फिर चाहे वो बिल्कुल मुश्किल बिल्कुल। आए या इजी आए, you'll have a strong hold on that. ओके ओके ओके, जैसे आप बता रहे हो कि आपके इसमें ये कवर हो जाता है आपका, तो मैं ये पूछ रहा था कि टोटल जो हुआ है पेपर 1 और पेपर 2 की बात करें अपन, तो इसमें टोटल कितने मार्क्स की कंटेन करता है और उनको किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब वो किस तरीके से डिवाइडेड होते हैं? अगर आप अपने जो एग्जाम होता है उसको थोड़ा सा आप ब्रेक करें, तो वो किस तरीके से आप करोगे इसको कि इतने मार्क्स में ये होता है और इतने मार्क्स की इस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए? श्योर श्योर। तो जो पेपर हम्म। 1 है वो आपका 50 क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर, और वो आपका 100 ओके मार्क्स का होता है। जिसके ओके अंदर अगर ओके। आपको नेट क्लियर करना है बिना किसी दिक्कत के, तो 30 to 35 मार्क्स आपको लाने चाहिए। तो इसके अंदर मैं ओके। रिकमेंड करूंगी टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड तो पक्का पक्का करके जाओ। इससे आपके बिल्कुल एटलीस्ट बिल्कुल। 15 क्वेश्चंस पक्के हो जाएंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारा डीआई और रिसर्च नहीं सॉरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है, फ्री के मार्क्स। मैथ्स आ जाता है, वो बिल्कुल। भी फ्री के मार्क्स। फ्री के मार्क्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि प्रैक्टिस करने के बाद प्रैक्टिस फ्री के करने से, मार्क्स। बिल्कुल प्रैक्टिस एग्जैक्टली। करने के बाद वो फ्री के मार्क्स बनवाए हाँ नहीं जी, है। हाँ जी, बिल्कुल प्रैक्टिस बिल्कुल। करने के बाद फ्री के मार्क्स है, क्योंकि उसके अंदर आपको कुछ याद करना ही नहीं है। करना इसके नहीं, अंदर प्रैक्टिस प्रॉफिट करनी एंड है। लॉस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से हर साल ओके। क्वेश्चन आता है। ब्लड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड कोडिंग डी कोडिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ओके कम्युनिकेशन में से आ जाते हैं आपके 3 से 4 क्वेश्चन। आईसीटी ओके में से आ जाते हैं 4 से लेके 5 क्वेश्चन आपके। ओके हायर एजुकेशन के आ जाते हैं 3 से 4 क्वेश्चन। और ओके आपका पीपल एंड एनवायरनमेंट, उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन जो लोग बिल्कुल होते हैं पीपल एंड एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन को बोलते हैं कि हम पढ़ेंगे नहीं, राम भरोसे है, ये वाली यूनिट बहुत लेंदी है, ये बिल्कुल सब। बिल्कुल। लेकिन मैं बताना चाहूंगी ये दोनों एक ऐसी यूनिट्स है जो आपको मतलब एंड टाइम वाले स्कोर से बचा सकती है। सपोज आपके ओके। 29 क्वेश्चन ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन इन यूनिट्स में से ठीक हो गया ना, आपका नेट क्वालिफाइड है। तो इन क्वालिफाई यूनिट्स कर को दोगे बेशक आप, से रटो बिल्कुल। मत, लेकिन इनके नोट्स जरूर बनाओ, क्या पता कब क्या याद आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही बात। और बात अगर अपन पेपर 2 की करें तो उसके अंदर कैसे आप वो करोगे, पेपर थोड़ी 2 की स्लाइड? अगर हम लोग बात करें, इसके अंदर आपका सब्जेक्ट वाइज डिवाइड होता है। जैसे हमारे सब्जेक्ट्स ओके। है मैनेजमेंट, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इसके अंदर ओके क्या होता है, जो आपकी वेटेज रहती है वो यूनिट वाइज रहती है। जैसे हमारा मार्केटिंग ओके है, वो यूनिट नंबर 6 और 7 है आई गेस। तो वो ओके आपके 20 to 25 क्वेश्चन उसमें से जरूर आते हैं। 50 मार्क्स या ओके। 40 मार्क्स आपके ये पक्के मार्केटिंग कर लिया तो। उसके बाद बिल्कुल एचआर बिल्कुल। यूनिट नंबर 2 और 3 है हमारी।
उसमें से भी 20 क्वेश्चंस पक्का पक्का आते हैं, 40 मार्क्स हमारे ये पक्के, 90 मार्क्स के अराउंड हम लोग आ गए, ऑलमोस्ट हम नेट के पास आ चुके हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 1 कर लो, उसके अंदर आपका इकोनॉमिक्स है, एथिक्स है, कम्युनिकेशन है, बिजनेस बिल्कुल मैनेजमेंट है, सर। वो कर लो। उसमें से आपके 10 to 12 क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो 20 मार्क्स ये पक्के। कितने हुए? बिल्कुल 200 में से 110 मार्क्स, तो नेट परसेंटाइल क्या बहुत ही ज्यादा क्लोज हो, ज्यादा बहुत कुछ ज्यादा मेहनत ही क्लोज नहीं हो। करनी। राइट फिर आ राइट जाता है राइट। हमारा इंटरनेशनल बिजनेस, उसमें से 6, 7, 8 समथिंग क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो 10, 12 मार्क्स आपके ये पक्के। प्रोडक्शन एंड ओके। ऑपरेशन मैनेजमेंट में से 10 मार्क्स आते हैं, 20 मार्क्स ये पक्के। फिर आता है आपका फिनेंस, जिसके लिए आपको सबसे ज्यादा डराया जाता है, कोचिंग लो, नोट्स लो, प्रैक्टिकल के लिए पढ़ो, लेकिन ट्रस्ट में तुम लोग बिल्कुल जब पेपर देखोगे ना, बोलोगे ये क्या है, ये तो बेसिक डेफिनेशंस है, ये तो मैं बिना पढ़े कर बिल्कुल देता। बिल्कुल। तो फिनेंस से बिल्कुल नहीं घबराना है, फिनेंस आपका कम से कम आपको 40 मार्क्स देता है फिनेंस। तो फिनेंस में से बिल्कुल रीड जरूर करके जाओ, बेशक से प्रैक्टिकल में मत घूमो। मैं खुद साइंस साइड से हूँ, मुझे खुद मेरा फिनेंस में हाथ तंग है, ऑनेस्टली बताऊं तो ओके ओके। डेफिनेशंस और थ्योरी पार्ट जरूर रीड करके जाओ, जैसे मोदी गिलानी अप्रोच है और ये IRR NPV, ये सब क्या होता है, सब पढ़ के जाओ, कुछ ना कुछ आइडिया लग जाएगा और क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप बहुत सारे टॉपिक्स को आपने इसमें इंक्लूड कर लिया। मैं एक चीज यही पूछना चाहता था, कुछ इसमें टॉपिक्स ऐसे होंगे जो मतलब कुछ होते होंगे जो बहुत इजी होते होंगे, कुछ होते होंगे बहुत टफ होते होंगे, जिनको प्रिपरेशन करने में जो अपकमिंग नेक्स्ट एस्पिरेंट्स है उनको दिक्कत आती होगी। तो ऐसे कोई टफ सब्जेक्ट टॉपिक हैं या इसके अंदर जिनके अंदर एस्पिरेंट्स को दिक्कत आएगी ही आएगी, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? इसके लिए प्रिपरेशन मेरे कैसे पॉइंट करें? ऑफ व्यू से आई एम वेरी बैड विद डेट्स, तो जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है उसके अंदर ओके मोस्टली डेट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ये वाला MSME एक्ट कब आया था और ये किसने ओके। लॉन्च किया था, तो नेम्स एंड डेट्स उसके लिए मैं तो बोलूंगी कि बार बार उसको डेली बेसिस पे रिवाइज करो, एक बार नोट्स बना लो और उसको बार बार रिवाइज करो। सेकेंडली मुझे इकोनॉमिक्स और फिनेंस, जैसा कि मैंने बताया मैं साइंस साइड से हूँ, तो मुझे इकोनॉमिक्स और फिनेंस में मेजर प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन जैसे ही मैंने एक बार उसके अंदर एंटर करा, उसको पढ़ा, चीजें समझ आने लगी, तो आई ओवरकम दैट एज वेल, तो वो भी इजी हो गया था। बट वही है, रिविजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैथमेटिकल पार्ट हो रिविजन चाहे। एंड नोट्स, उसके बिना कुछ नहीं है। अगर आप सोच लो कि बुक बिल्कुल। से रीड कर लूंगा फिर अगले दिन रिवाइज कर लूंगा, नहीं बात बनेगी, नोट्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपने बात करी बुक्स की, तो आपने भी कुछ रेफरेंसेस यूज़ करे होंगे इसके लिए, तो लिमिटेड रेफरेंसेस यूज़ करना अच्छा रहता है, वाइड रेफरेंसेस यूज़ करना ज़्यादा अच्छा रहेगा? इसके बारे में क्या टिप देना चाहोगे आप आने वाले स्टूडेंट्स के लिए? अकॉर्डिंग टू मी, मैं पहले ना बहुत ही ज्यादा नर्वस थी, बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी, क्या पता जो मैंने बुक खरीदी है उसमें से ना आए, क्या पता जो मैंने बुक नहीं खरीदी उसमें से आ जाए। तो पागलों बहुत की तरह कंफ्यूज मैं रहते हैं। Amazon पे बुक सर्च कर रही थी ऑनलाइन, बस ये भी खरीद लूं वो भी खरीद लूं। फिर देयर आर एन नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस की हमारे नोट्स ले लो, इसमें से 70% बिल्कुल कंटेंट आता बिल्कुल। है, हमारी बुकलेट्स ले लो, इसमें से आता है। तो वही है, लेकिन बिल्कुल। वही है, पेरेंट्स के पैसे ऐसे स्पेंड भी नहीं कर सकती कि एक एग्जाम के राइट। ऊपर सारी दौलत उड़ा दूं, वो भी नहीं कर सकती। तो वही बिल्कुल है, बिल्कुल जैसे सही तैसे बात खुद है। का अपना मन मैंने शांत किया कि मोनिका इसमें से जो आएगा आएगा, ठीक है, बाकी तू क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर। ठीक है, तो बिल्कुल मैंने बिल्कुल। एक कंटेंट के ऊपर मैंने स्टिक किया, उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती गई। अगर मुझे उन क्वेश्चंस में लगा कि इस कंटेंट में से कुछ मिसिंग है, तो आई सिंपली गूगल इट, ओके। क्योंकि जितने ऑनलाइन ज्यादा स्टडी भी कंटेंट में बहुत तुम करी। लोग घुसोगे उतना कंफ्यूज हो जाओगे। ऑनलाइन स्टडी पे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ऑनलाइन स्टडी की बात करें तो ऑनलाइन इसका कितना मटेरियल आपको ऑनलाइन मिल जाता है जिससे स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं? ऑनलाइन अगर आप सिलेबस वाइज टॉपिक सर्च करने बैठे ना, तो यू कैन फाइंड एवरीथिंग, ठीक है, लेकिन एवरीथिंग। भैया बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और जो आप चाहते हो वो नहीं मिलेगा। अब जैसे मैं बात करूँ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, मार्केटिंग के अंदर एक टॉपिक है, ओके। ठीक है, तो उसके अंदर एक प्रोडक्ट डिफ्यूजन स्टेज होता है, उसके अंदर ओके। हमारे लगार्ड्स और ये अर्ली अडॉप्टर्स ये सब है, तो ये आपको बुक्स के अंदर नहीं होगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाली आ रही है। तो ये सब मैंने ओके। गूगल से पढ़ा था, लेकिन गूगल पे भी मुझे कंप्लीट सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, क्योंकि इसके अंदर एक और चीज थी, आई कैन नॉट रियली रिमेम्बर द नेम, स्लम्प मेच्योरिटी ग्रोथ ऐसा कुछ भी था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में, जो कि ना बुक्स पे था, जो ना गूगल पे था। तो आई हैड टू रियली रिसर्च इट अक्रॉस मेनी ऑफ द प्लेटफॉर्म्स। तो आती है थोड़ी बहुत, कभी कभी प्रॉब्लम आती है। बात कर रहे हैं अपन प्रॉब्लम की,
प्रॉब्लम से एक चीज रिलेट कर सकते हैं अपन, डीमोटिवेशन। ऐसा कुछ हुआ कभी कि आपने डीमोटिवेट फील करा हो, या आपको किसी ऐसी चीज से कई मोटिवेशन मिली हो कि आप डिमोटिवेट होते होते आप रह गए और आपने मोटिवेट करा खुद को, और यू ओवरकम दैट एंड यू गेव योर एग्जाम, ऐसा कुछ आपको पता हो? मतलब ऑनेस्टली बताऊं, सबसे बड़ी डीमोटिवेशन है जेलेसी। अब जैसे एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में इफ वी प्रिपेयर, ठीक है, तो फ्रेंड ने भी मॉक राइट टेस्ट दिया, राइट। मैंने भी मॉक टेस्ट दिया। उस मॉक टेस्ट में बिल्कुल उसके ज्यादा स्कोर आ गए, मेरे कम आ गए। तो यार ये तो क्लियर कर लेगी, मैं रह जाऊंगी, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मेरी राइट तो पढ़ाई राइट जीरो राइट। है। आई थिंक मुझे पूछना चाहिए कौन से कंटेंट से पढ़ रही है। बट फिर अगेन बिल्कुल दोबारा बिल्कुल। मॉक टेस्ट दिया, उसके कम आ गए, मेरे ज्यादा आ गए, तो ठीक है यार, मैं तो क्लियर कर लूंगी, इसको कुछ नहीं आता। तो वही सब चलता रहता है, जेलसी है बस। बिल्कुल बिल्कुल, जेलेसी है। कई बार मॉक टेस्ट ही ऐसी चीज होती है कि आपको कंफ्यूज कर देती है कि बच्चे क्लियर कर। मॉक टेस्ट आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी है और सबसे बड़ा दोस्त भी। एक मॉक टेस्ट आपको एब्सोल्युटली। डीमोटिवेट भी कर सकता है और आपको इतना ज्यादा ओवर मोटिवेट भी कॉन्फिडेंस कर। दे सकता है ना। आप सोचोगे बिल्कुल। यार मेरे तो 100 आ गए मॉक टेस्ट में, छोड़ पढ़ाई, चलो ऐसे ही बैठेंगे। राइट 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 राइट। मॉक टेस्ट ही एक ऐसी चीज है, तो मॉक टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो आपने कितने मॉक टेस्ट दिए होंगे? आपकी मॉक टेस्ट में किस मैं कम तरीके से से हेल्प कम करी? मैंने जब मुझे स्टार्टिंग में भूत सवार हुआ था नेट क्लियर करने का, बिल्कुल स्टार्टिंग के 2 मंथ्स में, तो मैं रोज का एक मॉक टेस्ट देती थी। फिर उसके बाद मैंने देखा ओके। यार मेरा तो स्कोर बहुत ज्यादा ही खराब आ रहा है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो पहले मैं सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बाद में मैं मॉक टेस्ट दूंगी। उसके बाद मुझे रिग्रेट हुआ कि नहीं यार, मुझे साथ साथ मॉक टेस्ट देने चाहिए थे। तो मेरी ओके। गलती से मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगी, मॉक टेस्ट जो है बाद के लिए मत छोड़ो, साथ साथ देते जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी चीज आपने बताई है। मॉक टेस्ट साथ में करते रहना कि चाहिए, मैंने ये जिससे गलती एक करी रेगुलर मेरी रिवीजन भी होता रहे। प्रिपरेशन में। मेरी प्रिपरेशन के अंदर कम से कम मैं 30%, 30-60% डाउन चली गई थी जब मैंने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने छोड़ दिए थे। ओके है। तो वही से मॉक टेस्ट अगर रेगुलर अपन रिवीजन करते, मतलब रेगुलर देते रहेंगे, तो उससे रेगुलर रिवीजन होता रहेगा और आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। मॉक टेस्ट जो आप देते थे उसके लिए आप मतलब कुछ टाइम बेस उस पे करते थे, आप उसको डिवाइड कैसे करते थे सेक्शंस अपने एग्जाम पॉइंट से? मॉक टेस्ट का क्या होता है कि या तो मैं पेपर 1 का मॉक टेस्ट देती थी या फिर पेपर 2 ओके का मॉक टेस्ट, ठीक है। लेकिन ना ओके। मेरे दिमाग में एक और चीज मैं सारे एस्पिरेंट्स को बताना चाहूंगी कि मेरे दिमाग में एक चीज थी कि जो पेपर 1 है वो खत्म करने के लिए आपको सिर्फ 1 घंटा मिलेगा और पेपर 2 के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। लेकिन ये ओके मिसकंसेप्शन था मेरे माइंड में। जब मैंने वहां पर जाके पेपर दिया तो मुझे पता चला पेपर 1+2 दोनों को मिला के आप 3 घंटे में खत्म कर सकते हैं। तो बिल्कुल मैंने अपनी बिल्कुल। एक इस तरह से स्पीड लिमिट करी थी कि जो पेपर 1 है उसको मैं आधे से पौने घंटे के अंदर, मतलब 45 मिनट्स के अंदर खत्म कर लूंगी। लेकिन ओके। वहां जाके मुझे पता चला कि मोनिका तो उसको 1.5 घंटे में भी खत्म कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या राइट राइट राइट। तो मॉक टेस्ट के लिए आपने रिवीजन वगैरह सारा आपने अच्छे से किया, तब आपने प्रैक्टिस करी, तब आपका ये सारा पूरा कोर्स बिल्डअप हो पाया। तो आप आने वाले टाइम पे कोई और जो कोर्स होते हैं आपकी यूजीसी नेट में, देयर इज अ वाइड वैरायटी इन यूजीसी नेट, तो और कोई कोर्स है जिसके आप मतलब एग्जाम देना चाहोगे, उसके लिए अपियर करना चाहोगे? यूजीसी नेट में मैं हम्म। एचआर और कॉमर्स के लिए ट्राई कर सकती हूँ, बिकॉज जो ओके। सिलेबस है वो मैनेजमेंट की तरह ही सिमिलर है। तो यस, राइट आई राइट। कैन ट्राई अभी जो कॉमर्स, पेपर। एचआर, मैनेजमेंट। सॉरी। कॉमर्स, एचआर, मैनेजमेंट, ये तीनों सिमिलर सिमिलर हो हाँ जाते जी, हैं। हाँ जी, तो ऑलमोस्ट सेम हाँ। सब्जेक्ट्स है, इस वजह से मैं इनमें राइट ट्राई राइट कर राइट। सकती हूँ। तो आप जैसे बता रहे हो कॉमर्स का और एचआर का आप देने का वो कर रहे हो, तो आपने ऑलरेडी इससे पहले दिया है, इनका ट्राई किया है आपने एग्जाम देने का, इनमें से किसी का भी? मैंने मैनेजमेंट का एग्जाम दिया, उसके बाद लॉकडाउन एंड ऑल हो गया। तो फिर उसके ओके बाद ओके अब मैं ओके। ट्राई करूंगी, अभी जो अपकमिंग अटेम्प्ट्स होंगे इसके अंदर मैं एचआर के लिए पहले ट्राई करूंगी, उसके बाद आई विल ओके गो फॉर कॉमर्स। क्योंकि ओके एचआर ओके इज कंपैरेटिवली इजी एज कम्पेयर टू कॉमर्स। ओके ओके। तो इससे जो आपकी रेंज है, जो आपने स्टार्टिंग में अपन ने बात करी थी कि बहुत सारे इसमें आपके जो फील्ड है वो खुल जाती है, आप बहुत सारी फील्ड में जा सकते हो। तो आप मुझे बता रहे हो कि 3 आप दोगे, तो इससे एडवांटेज क्या है, इसका क्या एडवांटेज होता है स्टूडेंट की लाइफ से?
इससे एडवांटेज तो एज सच तो कुछ नहीं एडवांटेज है, आप जितने ओके मर्जी नेट क्लियर कर लो क्योंकि आप कहलाओगे तो नेट क्वालिफाइड ही। बट यस, ओके अगर आपको सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन करनी है, जैसे पीएचडी आपको एचआर में स्पेशलाइज करनी है, तो आप ओके यस कि आई एम नेट क्वालिफाइड इन एचआर। अगर आपको कॉमर्स के अंदर तो अलग ही आपकी पीएचडी होती है, मैनेजमेंट के अंदर अलग पीएचडी होती है, तो कॉमर्स राइट थोड़ा सा राइट डिफिकल्ट रहता है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। तो उसके लिए प्रिपरेशन के लिए आप कोई टिप देना चाहोगे हमारे आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए? टिप मैं यही देना चाहूंगी, मैंने जो गलती करी है, पहली गलती मैंने करी है कि मेरे माइंड में एक मिसकंसेप्शन था कि मैं पेपर 1 को सिर्फ 1 घंटे में कर सकती हूँ और पेपर 2 के लिए पूरे 2 घंटे मिलेंगे। तो मैं ओके बताना चाहूंगी दोनों पेपर्स के मिलाकर आपको 3 घंटे मिलते हैं, तो 150 क्वेश्चन है, आराम से बैठ के करो, कोई जल्दबाजी के अंदर बिल्कुल कुछ भी टिक करने की जरूरत नहीं है, पहली चीज। बिल्कुल दूसरी चीज, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये तो सबको पता ही होगा। हम्म, तीसरी चीज, डेली के आप क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करो। जो भी टॉपिक आपने हम्म, पढ़ा है, आप नेट पे जाओगे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सपोज आपने आज हम्म, इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ा है, तो नेट पे जाके लिखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑन इंटरनेशनल बिजनेस, तो आपको 100 ओके से भी ज्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जरूर प्रैक्टिस करो। ओके सो ओके यही मैं टिप्स देना चाहूंगी, और चौथी चीज, पढ़ाई जरूर करो। बहुत रेगुलर बेसिक प्रैक्टिस बिल्कुल करो। एग्जैक्टली। राइट 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 और तो नोट्स जरूर बनाओ, नोट्स जरूर बनाओ, तभी टॉपर बनोगे। और मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा था कि इसकी एलिजिबिलिटी, नेट जो एग्जाम अपियर करते हैं जो स्टूडेंट्स, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहती है, कि इसके बारे में कुछ बताना चाहोगे आप? एलिजिबिलिटी मतलब किस तरह से? मतलब जो एस्पिरेंट आते हैं जो एग्जाम देना चाह रहे हैं, जैसे कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से होता है, कोई साइंस बैकग्राउंड से होता है, तो इफ दे वांट टू नो कि व्हाट इज अवर एलिजिबिलिटी, कि हम मतलब ये हमारा करा हुआ है, इसके बाद हम एग्जाम दे सकते हैं, तो व्हाट इज द एलिजिबिलिटी फॉर एलिजिबिलिटी दैट? इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन कंपलसरी है, फर्स्ट थिंग ओके फर्स्ट। ओके ठीक है, ओके जो ओके पीएचडी ऑलरेडी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके मोस्टली लोग जो नेट और जेआरएफ के लिए अपीयर करते हैं, वो जेआरएफ के लिए मोस्टली अपीयर करते हैं, ताकि जो ओके पीएचडी है उनकी फंड हो जाए गवर्नमेंट की तरफ से। ओके 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 और जो इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस होते हैं, उसमें एडमिशन के लिए, वहां से पीएचडी के लिए लोग जो होते हैं मोस्टली इसके अंदर अप्लाई करते हैं। मैंने देखा है काफी लोग 4 से लेके 5 साल तक भी जेआरएफ के पीछे लगे रहते हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटीज में इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते। तो मैं रेकमेंड करूंगी कि यूनिवर्सिटी इतना मैटर नहीं करती, अगर आपकी रिसर्च की क्वालिटी अच्छी हो, तो जस्ट आप एडमिशन ले लो यूनिवर्सिटी में, इतना कोई फंडिंग के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, पैसा तो आप कभी भी कमा बिल्कुल सकते बिल्कुल राइट 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 एक लास्ट चीज जो मैं मिस कर गया बीच में, कि आपका टाइम टेबल, जो प्रैक्टिस का टाइम, आपका प्रिपरेशन का टाइम, ये पूरा एग्जाम का जो टाइम टेबल आपने किस तरीके से अपने टाइम को डिवाइड कर रखा था, वो मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, ताकि स्टूडेंट्स को उसका एग्जाम क्रैक करने के लिए थोड़ा हेल्पफुल रहे। ओके, सो मोस्टली लोग जो यूट्यूब पे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, वो लोग बोलते हैं हम 4 बजे उठ के पढ़ते हैं, 5 बजे उठ के पढ़ते हैं। राइट लेकिन ट्रस्ट मी, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, मैं 10-11 बजे से पहले उठ ही नहीं सकती। तो सबसे पहले जब भी मैं 9-10-11 बजे जब भी उठती हूँ, उठते ही मुझे अपनी नींद खोलनी होती है। अब उठते ही मैं इकोनॉमिक्स खोल के बैठ जाऊँ तो दोबारा सो जाऊंगी। तो मैं क्या करती थी, रीजनिंग, डीआई, मैथ्स, ये सब करती थी, ताकि मेरी नींद खुल जाए, क्योंकि वो प्रैक्टिकल चीजें हैं। तो बैठ के मैं अपनी टैब खोल लेती थी, या फिर लैपटॉप पे या फिर फोन पे, जो स्टाइलस होता है उसकी हेल्प से अपना डीआई, रीजनिंग, ये सब करती थी। इससे माइंड खुल गया, फ्रेश हो गया। फिर उसके बाद नहा धो ली, उसके बाद मैंने कोई बोरिंग सब्जेक्ट उठाया जो सबसे ज्यादा बोरिंग है, क्योंकि इस टाइम पे ना माइंड एक्टिव होता है। तो जो थ्योरी का सब्जेक्ट है, मैंने वो उठा लिया। फिर उसको ओके 4 से लेके 5 घंटे दिए मैंने। फिर जब मैं उससे बिल्कुल बोर हो गई, तो मैंने उठाया कोई प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट, वो कर लिया। मतलब कोई फिनेंस उठा लो, इकोनॉमिक्स, या फिर स्टार्स, ओके इस तरह का कोई सब्जेक्ट उठा लिया। फिर जब रात का टाइम आ जाता था, जितना भी मैंने पूरा दिन पढ़ा है, उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी। तो ओके ये ओके मेरा टाइम ओके टेबल था, क्योंकि रात के टाइम नींद आती है, जो भी पढ़ूंगी वो दिमाग में बिल्कुल बैठेगा ही बिल्कुल नहीं, तो जो पढ़ा है उसको प्रैक्टिस करो। बिल्कुल 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 सही बात। एक लास्ट चीज, आपकी पूरी प्रिपरेशन के टाइम पे कोई अदर एक्टिविटी जिससे आपने अपना माइंड डाइवर्ट करने की आपने जो करी हो, कुछ रेगुलर एक्टिविटीज आप करती रहती हो, ऐसा कुछ? हाँ, मुझे फॉरेन लैंग्वेजेस सीखने का काफी शौक है, तो जब मैं बिल्कुल बिल्कुल बोर हो बिल्कुल जाती थी कि अब मैथ्स का भी मन नहीं है, तो
मैं फ्रेंच सीख लेती थी, स्पेनिश सीख लेती नाइस, थी, तो इस तरह से बस नाइस, एक नाइस, इंटरेस्ट दैट्स भी बना अमेजिंग। रहता था और साथ में कौन कौन नॉलेज। सी लैंग्वेज आपने सीख रखी है? कौन कौन सी फ्रेंच लैंग्वेज सीख आपने? रही हाँ, है और अभी स्पेनिश चल रही है। दैट्स ग्रेट, दैट्स आई ग्रेट। कैन टॉक टू यू इन फ्रेंच इफ यू वांट। No, I'm very bad at that. I try to learn it from you. हाँ, श्योर श्योर, एनी टाइम एनी टाइम। That was really amazing session, Monica. It was great talking to you, and सेम हियर। I'm sure कि आने वाले जो एस्पिरेंट्स होंगे वो आपकी गाइडेंस से बहुत ज़्यादा एक तो इंस्पायर होंगे, और जो आपने गलतियां करी उन गलतियों को ना करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना मोनिका को, मोनिका ने शेयर करी अपनी सक्सेस स्टोरी। मोनिका ने बताया रेगुलर प्रैक्टिस, और मॉक टेस्ट की आप जितनी ज़्यादा रेगुलर प्रैक्टिस करोगे और नोट्स बनाओगे उतना आपसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बने रहिए टॉपर्स नोट्स के साथ। आने वाले टाइम में हम लेके आएंगे एक और टॉपर को, उनसे शेयर करेंगे उसकी सक्सेस स्टोरी। तब तक बने रहें, लाइक करें हमारा चैनल, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू।